डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इंदौर हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद भोजशाला में आज महाआरती का आयोजन। भोजशाला में 721 साल बाद शुक्रवार पूजा को लेकर तनाव। प्रशासन अलर्ट, शांति बनाए रखने की अपील। पूरे शहर में लगभग 1500 जवानों के सशस्त्र बल तैनात। यूपी में सीट शेयरिंग और कूटनीतिक सहमत का खेल हुआ तेज। कांग्रेस की बीएसपी ने नजदीकी की कोशिश के बाद अखिलेश यादव का कांग्रेस को कड़ा राजनीतिक संदेश। बात सीट की नहीं, जीत की। क्या यूपी में टूटने वाला है सपा कांग्रेस गठबंधन? आईआरसीटीसी घोटाला मामले में फैसला टला। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट अब 9 जून को सुनाएगी फैसला। लालू राबड़ी ने लोअर कोर्ट के फैसले को किया है चैलेंज। ईडी ने दाखिल किया है चार्जशीट। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट ने दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार ईरान युद्ध के कारण पैदा हुए ऊर्जा संकट से वैश्विक अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी 100 साल में सबसे ज़्यादा सुस्त देखने को मिलेगी। इस वैश्विक आर्थिक मंदी की चेतावनी असल में पीएम मोदी की चेतावनी के एक्सटेंशन के तौर पे देखनी चाहिए, जिसमें पीएम मोदी ने 2026 में दुनिया भर में विकास दर घटने और महंगाई बढ़ने का गंभीर खतरा बताया था। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन के अनुसार भारत 2026 में 6.6% की दर से बढ़ सकता है, जो दुनिया में सबसे तेज रफ्तार है। फिर भी यह भारत की वास्तविक क्षमता से बेहद कम है। यूनाइटेड नेशन का संदेश साफ है, दुनिया एक ऐसे मोड़ पर है जहां आर्थिक नीतियां केवल अगर अपने हित के लिए बनाई गई तो पूरी मानवता को एक लंबे आर्थिक सूखे का सामना करना पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग ने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट मिड 2026 अपडेट में इस वैश्विक आर्थिक संकट को लेकर कई महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। यूनाइटेड नेशन के संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग निदेशक शांतनु मुखर्जी ने कहा कि एक शताब्दी यानी 100 साल में सबसे सुस्त विकास दर होगी। निदेशक शांतनु मुखर्जी ने कहा कि ईरान संकट की वजह से ग्लोबल महंगाई की दर इस साल 3.9% तक पहुंच जाएगी, जो जनवरी में लगाए गए अनुमान से 0.80% ज़्यादा है। हार्मुज स्ट्रेट के ब्लॉक होने से दुनिया भर के देशों को तेल, प्राकृतिक गैस, फर्टिलाइजर, अन्य पेट्रोल उत्पादों की सप्लाई पर गहरा असर पड़ रहा है। इस तरह का संकट तो कोविड-19 महामारी और 2008 के आर्थिक मंदी के दौरान भी नहीं आया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 2026 के लिए वैश्विक विकास दर के अनुमान को घटाकर 2.5 कर दिया गया है। यह महामारी से पहले के औसत 3.2 से भी काफी कम है। अगर हालात और खराब होते हैं तो यह दर 2.1 तक गिर सकती है। 2008 के वित्तीय संकट के बाद की यह सबसे खराब स्थिति होगी। यूएन ने चेतावनी दी है कि दुनिया भर को इस रेंगने वाली हालात से बाहर निकलना है तो दुनिया भर के देशों को एकजुट होकर पहल करनी पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए तमाम देशों को युद्ध और व्यापारिक तनाव कम करने होंगे। गरीब देशों के कर्ज को पुनर्गठित करना होगा ताकि वह अपने विकास योजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सके। क्लीन एनर्जी में निवेश एक अच्छा समाधान है। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करनी होगी ताकि तेल की कीमतों को झटकों से बचाया जा सके। बड़े अर्थशास्त्रियों की भविष्यवाणी है कि भारत के हालात दुनिया के बाकी देशों से बेहतर हैं, लेकिन हम भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। वैश्विक तेल की कीमतें बढ़ने से भारत के पेट्रोल डीजल परिवहन महंगा हो सकता है। इस संकट पर जानकारों की माने तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के रेंगने के 5 बड़े कारण हैं। यूनाइटेड नेशन के अनुसार दुनिया की रफ्तार थमने के पीछे मिडिल ईस्ट का संकट पहला है। इजराइल ईरान तनाव और लाल सागर के साथ साथ हॉर्मुज स्ट्रेट में
व्यापारिक रुकावटों ने ऊर्जा की कीमतों को बढ़ा दिया है। इससे माल ढुलाई और बीमा का खर्च बढ़ गया है, जिससे वैश्विक सप्लाई चेन चरमरा रही है। महंगाई की वापसी की भविष्यवाणी की जा रही है। 2023-24 में जो महंगाई कम होती दिख रही थी, वह फिर से सिर उठा रही है। विकासशील देशों में महंगाई की दर 4.2% से बढ़कर 5.2% होने का अनुमान है। ईंधन और उर्वरक महंगे होने से खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। कर्ज का भारी बोझ दुनिया के कई गरीब और विकासशील देशों के अंदर से उनको तोड़ रहे हैं। ऊंची ब्याज दरों के कारण उन देशों के पास अपनी जनता के कल्याण और विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए पैसा नहीं बच रहा है। कम निवेश और अनिश्चितता के कारण बड़ी कंपनियां और सरकारें नए प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने से कतरा रही हैं। बिना निवेश के कई नौकरियां और उत्पादन पैदा करना बेहद मुश्किल होगा। व्यापारिक तनाव, अमेरिका और चीन जैसे बड़े देशों के बीच टैरिफ और ट्रेड वॉर ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की गति को और धीमा कर दिया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमित तिवारी, इकोनॉमिस्ट, कर्नल दिनेश शर्मा जी, डिफेंस एक्सपर्ट, और थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं संजीव कुमार जी, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट। पहला सवाल अमित तिवारी जी आपसे, जिस तरीके की आप परिस्थितियां बनते देख रहे हैं, क्या वास्तव में मान लिया जाए कि पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आने वाली है? सर, आर्थिक मंदी तो नहीं कह सकता हूँ, हाँ स्लो डाउन जरूर होगा। क्योंकि प्रभाव पड़ा है, जो आपने अभी डिस्कस किया कि सप्लाई चेन इम्पैक्टेड हुआ, सप्लाई चेन के कारण। लेकिन केवल एक ऑयल ही रीजन नहीं है, हर जगह से उसके अल्टरनेट भी तलाश रहे हैं। तो लेकिन हाँ, डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ रहा है और इम्पैक्ट पड़ेगा। चलिए, हमारे साथ संजीव कुमार जी मौजूद हैं। संजीव जी, यूनाइटेड नेशन ने चेतावनी दी है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पिछले 100 सालों में सबसे सुस्त रफ्तार से बढ़ रही है। क्या हमारे पास इस स्तर की अभूतपूर्व और दीर्घकालिक मंदी से निपटने के लिए कोई ऐतिहासिक ब्लूप्रिंट या क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान मौजूद है? देखिए प्रसून जी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक वैश्विक संकट है और एक गंभीर संकट है। और इससे जो पूरे विश्व की जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो ब्लॉकेट और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा जो नेवल ब्लॉकेट किया गया है, उसके रिस्पांस में, उससे पूरी दुनिया की जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के जो व्यापार होता था, जो कि लगभग 1/5 था, 20% तक का जो एनर्जी का जो ट्रेड होता था, अन्य वस्तुओं के भी जो ट्रेड होते थे, सब प्रभावित है। तो उससे एनर्जी सप्लाई चेन्स में डिसरप्शंस हैं, और जिसकी की वजह से पूरे विश्व में एक मुद्रास्फीति का जो संकट है वो गहरा होता जा रहा है। और वैसे भी ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो या पूरा वेस्ट एशिया की क्राइसिस हो, इसका कोई एक नियर टर्म में जो सलूशन है वो निकलने का अभी कोई एक क्रेडिबल जो स्टेप्स हैं वो नहीं लिए जा रहे हैं। और इसकी वजह से ये जो पूरा क्राइसिस है वो लंबा खिंच सकता है, इसकी ज्यादा संभावना दिखाई देती है। तो ऐसे में जो पूरे विश्व की जो इकोनॉमी है वो इससे गंभीर रूप से प्रभावित है और आगे किसी डिप्रेशन की स्थिति में भी जा सकती है। मैं इस बात को स्पष्ट रूप से आगाह करना चाहता हूं। और उसके लिए हमारे अपने राष्ट्र के अंदर भी आप देखिए तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने इस संदर्भ में अनेक सलाहें दी हैं। वैश्विक मंचों पर जाकर के भी उन्होंने इस पूरे खतरे से विश्व को आगाह भी किया है। तो उसी तरीके से विश्व के जो अन्य राष्ट्र भी हैं वो इन चैलेंजेस को एक गंभीरता के साथ ले रहे हैं। और मेरे असेसमेंट के मुताबिक इसे गंभीरता के साथ अवश्य लिया जाना चाहिए। भारत के लिए कम खतरा है, दुनिया के लिए ज्यादा खतरा है, ऐसा यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कह रही है। डॉक्टर अमित तिवारी जी, व्यापारिक तनाव की बात की जाए, अमेरिका चीन ट्रेड वॉर की बात की जाए, अमेरिका ईरान जंग की बात की जाए, तो जो जिस तरीके की अनिश्चितता दिख रही है उससे कंपनियां निवेश करने में पीछे हट रही हैं। नॉर्वे जैसा देश इस समय निवेश के लिए भारत जैसे देश को सबसे उपयुक्त देश मान रहा है, लेकिन बाकी दुनिया में तो नौकरियों का भी संकट खड़ा हो जाएगा। इस निवेश के सूखे को तोड़ने और कॉरपोरेट जगत में भरोसा पैदा करने के लिए
क्या उपाय किए जाने चाहिए? शुक्ला जी, सबसे बड़ा, अगर मैं कहीं इन्वेस्ट करने जाता हूं तो मेरी एक्सपेक्टेशन रहती है कि मुझे रिटर्न मिले। तो अगर कंपनी को, इन्वेस्टर्स को ये भरोसा रहेगा कि हाँ, हमें यहाँ पे निवेश करने से रिटर्न मिलेगा, मतलब हमारी कैपिटल फंसेगी नहीं, नंबर वन प्रोडक्ट, क्योंकि एक तो पॉइंट क्या है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिसी उसी अनुसार उसको अट्रैक्ट करने के लिए बनाना पड़ेगा। तो डेफिनेटली मैं यह नहीं मानता कि केवल ऑयल इशू के कारण हमारी इकोनॉमी पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। डेफिनेटली जो रुपीस का डिप्रिसिएशन हुआ है, और यह चिंता का विषय है, क्योंकि हो सकता है इसके पीछे कुछ ग्लोबल पावर जो इसको ऑपरेट कर रही हैं। ग्लोबल पावर तो ऑपरेट कर ही रही हैं। हमारे साथ मौजूद है दिनेश शर्मा जी। दिनेश शर्मा जी, हॉर्मुज स्ट्रेट के ब्लॉक होने से तेल, गैस, फर्टिलाइजर सबके सप्लाई पे असर पड़ रहा है। इस क्रिटिकल चोक पॉइंट के बंद होने के से पैदा होने वाले डोमिनो इफेक्ट से क्या विश्व सप्लाई चेन को सुरक्षित रखने के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग भी है? देखिए, जिस तरह से अल्टरनेटिव रूट से जो है मैं अपनी बात को लिमिट रखूंगा अपने भारत देश के ऊपर ही, बाकियों की तो खैर सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो सबसे एक ऑप्शन तो ये है कि ये जो यूएई के पास मुजेला है वो हार्मुज स्ट्रेट से बाहर है, तो उस इलाके से जो है यूएई से हमें तेल की सप्लाई मिल सकती है। ओमान ने जो है अपना जो पाइपलाइन है, जो कि बहुत जल्दी ही बनने के आसार हैं अगले साल तक, उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। दूसरी बात जो ये है कि जी, इस तेल संकट का जो है हमारे देश के ऊपर भी प्रभाव पड़ा है। अभी तो नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी तक तो जो है सरकार जो है पूरा का पूरा बोझ जो है अपने ऊपर लेके रखा हुआ था। आने वाले दिनों में इसका पता चलेगा, हमारे ऊपर भी अफेक्ट होगा। लेकिन उसके साथ साथ हमारी भारत सरकार ने, जैसा कि मीडिया के द्वारा हमने पढ़ा है, जहाँ ये हमारे दो साथी जो हैं वो ज्यादा इसके ऊपर प्रकाश डाल सकते हैं, मैं एक सैनिक हूँ, जैसे बाकी देशों के साथ 40 अलग देशों के साथ भी हमारे जो है कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट हुए हैं, वहां से भी हम तेल और गैस जो है तेल और गैस ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अमेरिका और ईरान जंग को लेकर है। संजीव जी, अमेरिका और ईरान जंग को लेकर जो तनाव की स्थिति बन रही है उससे तो पूरी दुनिया अवगत है, लेकिन अभी जो अमेरिका की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है कि भारत को जितनी भी ऊर्जा जरूरतें हों अमेरिका पूरी करने के लिए तैयार है और जंग के लिए भी पूरी तरह तैयार है। आर्थिक मंदी की भी सूचना दी जा रही है। इन तीनों के बीच में अमेरिका का प्लान असल में है क्या? किस तरीके से पॉलिटिक्स को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, अमेरिका जाहिर है कि वो वर्तमान समय में जो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम के ऊपर वो अधिक से अधिक दबाव बनाना चाहता है, ताकि ये इस्लामिक रिजीम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए। ये जो स्टेट ऑफ इजराइल के प्रति वो नफरत का जो भाव उस रिजीम के अंदर है, आतंकवाद को सपोर्ट करने का उनकी जो पॉलिसी रहती है, उसी तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स को इस इंटेंशन के साथ एक्वायर करना कि वो इजराइल को वर्ल्ड मैप से मिटा देंगे, वो जाहिर है कि इस तरीके की जो नकारात्मक सोच है उसमें उसे बदलाव लाना होगा। और वर्तमान समय में तो अब एक और पॉइंट उसमें जुड़ गया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वो जो है अपने टेरिटरी के तौर पर इस्तेमाल करते हुए वहां पर ब्लॉकेड तो कर ही रखा है, साथ ही साथ वो टोल टैक्स फिरौती वसूलने की भी जो एक कवायद है वो भी इस्लामिक रिजीम के नकारात्मक चरित्र को दिखाती है। तो ये सब चरित्र के में जब तक बदलाव आएगा नहीं तब तक ये प्रेशर हटेगा नहीं। और अमेरिका हो, इजराइल हो, जाहिर है कि ईरान की इस्लामिक रिजीम को एक बड़े चैलेंज के तौर पर देखते हैं। संजय जी, उनके ऊपर हमला चैलेंज के तौर पर तो देखते हैं, लेकिन अगर यूनाइटेड नेशन आगाह कर रहा है, उसकी रिपोर्टें बता रही हैं कि अगर देशों ने अपने हितों के लिए ही नीतियां बनाई तो दुनिया को एक बड़े आर्थिक सूखे का संकट झेलना पड़ेगा, उससे बड़े देश भी नहीं बचेंगे। क्या ये जो कहा जा रहा है बड़े देश अपने हितों की रक्षा करने के लिए केवल अपने हितों की सोचेंगे तो उनको भी खामियाजा उठाना पड़ेगा, इशारा केवल अमेरिका की तरफ है इस रिपोर्ट का? नहीं, ये तो पूरे विश्व में ये प्रवृत्तियां देखी जा रही हैं। और यूनाइटेड नेशंस की जहां तक बात है तो यूनाइटेड नेशंस तो उसका जो अब ऐसा लगता है कि
जो रिलेवेंस है वो मात्र इस तरीके की रिपोर्ट जारी करने का ही बचा है, अन्य तो भूमिका अपनी वो निभा नहीं पा रहा है। और इस तरीके की जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं उसी को रिजॉल्व करने के मैंडेट के साथ यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन लगातार अपनी भूमिकाओं को निभाने में विफल रहा है और ये जो यूएनएससी का जो मंच है वो एक राजनीति का अखाड़ा बन करके राजनीति का अखाड़ा बन गया है। आखिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का विकल्प अब दुनिया के सामने क्या होगा? जी देखिए, यूनाइटेड नेशंस की जो विफलता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो विफलता है, उसका एक इस तरीके का आउटकम सामने आ रहा है कि विश्व में जो अन्य वैकल्पिक मंच हैं वो ज्यादा प्रभावी भूमिका में दिखाई देते हैं। G20 है या जो G7 का जो मंच है, उसी के साथ साथ चाहे ब्रिक्स हो, चाहे वो आसियान हो, चाहे जितने भी वैश्विक अन्य जो वैश्विक और ग्लोबल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको ज्यादा गंभीरता के साथ लिया जा रहा है। और यूनाइटेड नेशंस की जो भूमिका और जाहिर है कि अपने राजनीति के अखाड़ों के तौर पर वो चूंकि वीटो पावर का वहां पर इतना खेल होता है और वीटो पावर का इस्तेमाल महाशक्तियां एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए करती हैं, तो ऐसे में ये जो जब तक यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म्स नहीं होते, जब तक कि इसमें बदलाव नहीं किए जाते और भारत जैसी, जर्मनी, जापान जैसी, ब्राजील जैसी शक्तियों को उसमें शामिल नहीं किया जाता एज ए परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तब तक ये अपनी भूमिका ठीक से निभा भी नहीं पाएगा। और मैं आपके बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से प्रसून जी कहना चाहता हूँ कि अगर इसी तरीके की स्थिति वहाँ बनी रही तो ऐसा न हो कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य का जो भविष्य है वैसा ही हो जाए जैसा कि कभी लीग ऑफ नेशंस का हुआ था। यह बहुत बड़ा सवाल है संजू जी, ये बहुत बड़ा सवाल है और आज के दौर में इसका बड़ा महत्व है। लोग इसका विकल्प खोज रहे हैं। डॉक्टर अमित तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। भारत को अपनी वास्तविक क्षमता हासिल करने के लिए घरेलू मोर्चे पर क्या नीतिगत सुधार करने पड़ेंगे ताकि जिस जीडीपी की दर बताई जा रही है 6.6 है, हालांकि दुनिया को देखे तो यह बहुत ज़्यादा है, लेकिन हकीकत में भारत की जीडीपी की जो दर है वो 8.0 से ऊपर होनी चाहिए। अमित तिवारी जी, इसे पाने के लिए इस दौर में क्या उपाय करने चाहिए? सर, मैं सबसे बड़ा जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, तो मैन्युफैक्चरर्स को इन्वेस्ट करना पड़ेगा R&D पे, क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे गुड्स बाहर रिजेक्ट हो जाते हैं। हमारे लिए जो पहले भी मैंने कहा था कि हम एक इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। मेन समस्या यह है कि जब हमें डॉलर में कोई चीज पे करना पड़ता है, रुपीज हमारा डेप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है, वही चैलेंज है, बाकी चैलेंज नहीं। बाकी तो हमारे यहाँ कभी दिक्कत वैसे नहीं होने वाली है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो इसलिए क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान देना पड़ेगा। चाहे तो कुछ जैसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो वर्कर्स को भी 1% ही हम बोले उनको पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट करें, मतलब आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करके, आउट ऑफ द बॉक्स जाके ही सोचने पे कोई बड़ा नतीजा मिल सकता है। और शायद हिंदुस्तान इसी तरह की सोच रखता है और नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इसी कारण से जिस तरीके से पूरी दुनिया को झटका लग रहा है, भारत शायद उससे अभी बचा हुआ है। दिनेश शर्मा जी, बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका युद्ध करेगा ईरान से या केवल गीदड़ भक्की से काम चला रहा है? प्रसून जी, पुरानी बातों को छोड़िए और आप करें कि जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है सुप्रीम लीडर ईरान के, हम किसी भी हालत के अंदर ये जो एनरिच यूरेनियम है वो देश से बाहर नहीं जाएगा, तो ये एक प्रकार से उनका रिजॉर्व दिखाता है और वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे ऊपर कितना भी सैन्य दबाव हो, हमारे ऊपर सैनिक हमले हो, हम ये यूरेनियम जो है किसी भी हालत में नहीं देंगे, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये एनरिच यूरेनियम जो है वो उनके लिए एक प्रकार से नेशनल सिक्योरिटी की इंश्योरेंस है। दूसरी तरफ अमेरिका जो है इस समय बहुत अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन के अंदर है कि वो हमला करना चाहता है, लेकिन फिर बीच के अंदर आ जाते हैं कि हमें खाड़ी देशों ने रोका है, हम और थोड़ा समय दे रहे हैं ईरान को। इन ऑर्डर टू कट इट शॉर्ट, देखिए जी, अभी 2-3 ऑप्शन आपके सामने हैं जो कि हो सकते हैं, जो कि मैं सोचता हूं
कि अगर जो है आज मुनीर जो है वो ईरान के अंदर गया है बातचीत करने के लिए, अगर किसी प्रकार से बातचीत जो है कोई वाया मीडिया निकलता है और बातचीत शुरू होती है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर सिचुएशन इंप्रूव हो, जहां थोड़ी सी उसके अंदर ढिलाई आए। अगर किसी भी प्रकार कर्नल से दिनेश वर्मा जी, बातचीत- अगर इम्प्रूव भी हुआ तो क्या होगा? बड़ा सवाल यही है, क्या इजराइल ईरान को बख्श देगा? क्या अमेरिका बख्श देगा? जिस तरीके की नीतियां चल रही हैं ईरान और अमेरिका की, उससे तो नहीं लग रहा है इस जंग को टाला जा सकता है। जी आप मुझे खत्म करने दीजिए। जी। अभी अमेरिका के पास जो ऑप्शन है वो फुल फ्लैश वॉर के अंदर नहीं जाएगा। मैं दोबारा कहता हूं कि अमेरिका नहीं चाहेगा कि फुल फ्लैश वॉर दोबारा से लॉन्च हो। अमेरिका चाहेगा कि इमीडिएटली जो है एयर अटैक किया जाए, इजराइल की मदद से उनके इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन को बर्बाद कर दिया जाए और बैक चैनल से बातचीत हो, जिसके अंदर जो है अमेरिका इस बात के ऊपर राजी हो जाए कि ठीक है एनरिच यूरेनियम जो है वो ईरान में ही रहेगा, लेकिन ये प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ऑब्जर्वेशन में रहेगा, कैमरा में रखा जाएगा और रिलेटेड इशू। ये तो अमेरिका कह रहा है, लेकिन जो अमेरिका ने असल बात कही है वह भी दर्शकों को बताना जरूरी है। उसने टाइमलाइन दे दी है, सैटरडे या संडे को हमला होगा। संजीव जी, जल्दी से, समय की कमी के कारण आपसे 30 सेकंड में अमेरिका के इस रुख पर आपका चाहेंगे रुख। देखिए, युद्ध शुरू हो सकता है और युद्ध अगर ईरान नहीं मानता है तो जाहिर है कि ये युद्ध होगा। और ईरान को जो उसका जो बिहेवियर है उसमें अगर वो ऐसे ही एडमेंट रुख अख्तियार करेगा और अभी भी वो जैसे कि हमने डिस्कस किया, चाहे इजराइल के प्रति नफरत हो, आतंकवाद को सपोर्ट हो और न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करने का एम्बिशन हो और स्टेट ऑफ हार्मोज को ब्लॉकेट करना और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का वायलेशन करना, अगर वो ऐसे ही जारी रखेगा तो युद्ध होगा और उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए हर एक रणनीति अख्तियार की जाएगी। और अमेरिका जाहिर है कि वहां से बैक ऑफ करने नहीं जा रहा है, ये बात बहुत स्पष्ट है। और बेहतर है, आज भी समय है कि वो ईरान की इस्लामिक रिजीम एक बुद्धिमत्ता के साथ कार्य करे, नेगोशिएटिंग टेबल पर आए, बातचीत करे, तो अभी भी भविष्य अच्छा बन सकता है और वेस्ट एशिया में शांति आ सकती है, विश्व का संकट दूर हो सकता है। लेकिन ऐसी बुद्धिमत्ता अभी दिखती नहीं है। संजीव जी, बेहद अहम बात आप कह रहे हैं और शायद यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट बनाई गई है उसमें भी यह साफ है कि ये जो अंतर्द्वंद है अमेरिका का, ईरान का, इजराइल का, देश के अंदर भी एक अंतर्द्वंद चल रहा है जो इस युद्ध को रोकने नहीं देगा। यही सबसे बड़ा मुद्दा है। आप तीनों इस खास चर्चा में आए, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।